आज एक शेर के साथ में मंथन की शुरुआत करते हैं और वो शेर है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। आज का मंथन इन्हीं दो लाइनों पर, आज का मंथन यूपी की राजनीतिक परिस्थितियों पर, ताकि कल की तस्वीर आपको साफ नजर आए। राजनीति में कुछ ऐसे ही होता है, अगर राजनेता पब्लिक डोमेन में कोई बात करता है, कुछ बोलता है या बोलते हैं, तो उसके दूरगामी निहितार्थ भी होते हैं। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए एक तरीके से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में और देश में चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, विश्व की बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो बेमतलब बिल्कुल नहीं है। और इन लोगों ने जो बयान दिए हैं वो ऐसे ही बयान हैं जिन्हें अतीत में यूपी की राजनीति ने काफ़ी करीब से देखा है। मुझे याद आ रहा है वो मंजर जब स्वर्गीय अमर सिंह की जिप्सी में कंबल उड़ाकर विधायक ढोए जा रहे थे। किसके लिए ढोए जा रहे थे विधायक, ये जग जाहिर है अमर सिंह किसके लिए काम करते थे, किस पार्टी के नेता थे। ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है जब गेस्ट हाउस कांड की चीत्कार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बहरहाल 24 से पहले यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने के लगातार संकेत मिल रहे हैं और ये बड़ा क्या होगा, यही परखना, तलाशना, इसका संकेत और संदेश दोनों हमें समझने की जरूरत है। क्या एक संभावनाएं, राजनीति हरदम संभावनाओं का खेल है। सारे नेता इस बात को कहते हैं और सारे पत्रकार भी इस बात को कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है। सटीक अनुमान मौजूदा राजनीति में मीडिया तो बिल्कुल नहीं लगा पा रहा। नेता लगा लेते हैं लेकिन वो जानबूझकर सेलेक्टिव लीकेज करते हैं। तो वह बड़ा क्या होगा, क्या समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा अलग होगा या फिर कुछ और, यह समझते हैं। मंथन में आज यही मुद्दा। विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में अब 2027 में होना है, तो इतनी हलचल, इतनी बेकरारी, इतनी बेसब्री क्यों? लेकिन उसकी वजह है 18-19 महीने बाद लोकसभा चुनाव पूरे देश में होना है और उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। ये वर्षों से ये बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जिसने यूपी जीत लिया उसने देश जीत लिया। देश के अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़कर गए हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मूल निवासी होने के बाद वाराणसी को उन्होंने अपना कर्मस्थली, राजनीतिक मैदान वाराणसी को उन्होंने बनाया है। लोकसभा चुनाव में अगर मोटे तौर पर तस्वीर देखें तो सपा पिछड़ा बनाम अगड़ा के पिच पर खेलना चाहती है। ये जो पूरा मंथन का जो जिस्ट है वो आपको हम बता रहे हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने आखिर एक ऐसा क्यों बयान दिया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, एक निजी चैनल से बातचीत में अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि भाई उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और मैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। इसके पीछे संकेत और संदेश हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई अखिलेश यादव ये बचकाना बात करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल उनसे असहमति जता दी। मैंने कहा इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ जरूर है। और इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष
भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी कह डाला कि भाई अखिलेश अपने विधायकों की चिंता करें, 100 विधायक तो हमारे संपर्क में हैं। ये 100 का आंकड़ा, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे चौधरी साहब हों, इस 100 के आंकड़े के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति 100 के आंकड़े में फंसी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछड़ा बनाम अगड़ा का कार्ड खेलना चाहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश की इस जगह अखिलेश और केशव के बयानबाजी और जो तीखी नोकझोंक आपस में हुई। लेकिन इस बार जो नोकझोंक हुई वो उतनी तीखी नहीं थी जितनी विधानसभा के अंदर हुई थी। केशव मौर्य ने जवाब तो दिया, लेकिन थोड़ा मुलायम लहजे में। समाजवादी पार्टी चाहती है कि पिछड़ा बनाम अगड़ा हो जाए, इसके जरिए वह तमाम पिछड़ी जातियों में पैठ बनाने की कोशिश में लगातार कोशिश कर रही है और वो इन सब चीज़ों को लगातार परवान चढ़ाने की कोशिश कर रही है। नई चुनौती बनकर समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल यादव बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से यादव वोट बैंक को साधने के लिए एक यादवों का जो अखिलेश से नाराज यादव नेता हैं उनको एक तरीके से आगे करके वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अप्रासंगिक हो जाए जातीय राजनीति में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि भाई जातिगत जनगणना कराइए और आबादी के हिसाब से जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यानी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा कभी मायावती दिया करती थी, लेकिन बाद में नारा बदल गया। पहले वो कहा करती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बाद में उन्होंने 2 बार नारा बदला। ये नारा बाद में उन्होंने दिया कि जितनी जिसकी संख्या की जगह जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक सोशल इंजीनियरिंग करके वो सत्ता में आई। तो अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से जाति जनगणना और इन सब चीज़ों को लेकर वो पिछड़ों में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी बातें तो जरूर पिछड़ी जातियों की करती है, उनके उत्थान की करती है, लेकिन पिछड़े को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो बार बार ये कहकर परसेप्शन बनाने में लगे हुए थे। जो विधानसभा का चुनाव बीता है 2022 का, इसी साल 6 महीना पहले, उसमें भी यही बात को परसेप्शन बना रहे थे कि भाई केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टूल दिया है बैठने के लिए, पूरी कुर्सी भी नहीं दी। और ये पिछड़ों में एक संदेश वो देना चाहते थे कि जो आपका नेता है उसको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनको ये संकेत और संदेश अखिलेश यादव शुरू से दे रहे हैं। तो जरा पीछे से अखिलेश यादव की जो स्टूल पॉलिटिक्स है उससे जोड़कर मौजूदा जो 100 का आंकड़ा लाने की बात कही और केशव मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कही, अगर पीछे से जाएंगे और पीछे से आके जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्थितियां अपने आप साफ हो जाएंगी। हाल में जो अनुसूचित जातियों में जो अति पिछड़ी कुछ जातियां हैं, 16-18 जातियां, उनको शामिल करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पार्टी के जो थिंक टैंक है, अगर कोई है तो उसको इस बात का एहसास है कि इस मुद्दे से समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा कार्ड है उसको बहुत फायदा नहीं होने वाला। इसलिए 1-2 बार कहने के बाद अखिलेश यादव ने इसमें कहीं कोई दम नहीं भरा, कोई जोर नहीं किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहे वो मोदी मंत्रिमंडल का बदलाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का मसला हो, चाहे संगठन की बात हो, पिछड़ों को लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रखे हुए है और अपनी रणनीति का हिस्सा बनाए हुए है। और यही अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि जो पिछड़ा है उसमें संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कल्याण नहीं है, उनका भला नहीं है। पिछले कई ऐसे चुनावों में ये साफ हो गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के दम पर ही, पिछड़ा कार्ड खेल कर ही सत्ता में मौजूद है। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक खास रणनीति के तहत भाजपा के विधायकों के कथित असंतोष है कि नहीं है मुझे नहीं पता, वो विधायक जाने, उनका दल जाने, अखिलेश यादव जाने, लेकिन वो इस बात का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में असंतोष है और उसकी अगुवाई
केशव मौर्य कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करें, ऐसी बातें अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। माफ कीजिएगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहकर एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की। ये सपा भी जानती है कि उनके 100 विधायक लेकर भाजपा क्या करेगी। यानी समाजवादी पार्टी इस बात को जानती कि शायद ही केशव प्रसाद मौर्य ये कदम उठाएं, और मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन ये शोसेबाजी जरूर हो सकती है। तो इस पर वो एक तरीके से अखिलेश यादव अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि भाई कुछ लोग समाजवादी पार्टी को जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछड़ों के हितैषी नहीं है, यादवों के हितैषी हैं और मुसलमानों के हितैषी हैं, ये परसेप्शन, ये दीवार अखिलेश यादव तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए शायद उन्होंने ये 100 विधायक लाकर चीफ मिनिस्टर बनाने का जो न्योता उन्होंने केशव मौर्य को दे दिया, ये बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीतिक चाल है। फिलहाल बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। बीजेपी का कहना है कि अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव यह कौन लोग हैं? यह अखिलेश यादव के ही परिवार के लोग हैं। जब इन्हें ही सपा अध्यक्ष नहीं संभाल पाए तो बीजेपी के 100 विधायक कैसे संभालेंगे? अब जब बात यहां तक पहुंची तो सपा की तरफ से कहा गया कि बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, वरुण गांधी समेत नेपथ्य में भेजे जा चुके हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जरा गौर करें, बीजेपी ने सपा के 2 असंतुष्ट नाम गिनाए तो सपा ने बीजेपी को 4 बड़े नाम गिना दिए। यानी कोई किसी से कम नहीं है, खतरा दोनों ओर है। हालांकि सरकार में होने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन यह कब तक मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। यूपी में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि सत्ता का पावर पॉइंट यूपी से सटा राज्य बिहार बन रहा है। वहां बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो चुका है। बड़ा सवाल है कि अब बारी यूपी की है। देखिए, सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि सबको शिक्षा मिले और सबको समान अवसर मिले। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जीवन जीने के लिए अन्य शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। सरकार वही चाहती है, इसीलिए अनुश्रवण करने के लिए जो है जांच हो रही है और उसमें जो कमियां पाई जाएंगी उनको कहा जाएगा कि इसको आप ठीक करिए। बच्चों की बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, पुस्तकों की व्यवस्था है कि नहीं है, सिलेबस क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है चीज़ें इसमें आएंगी और ये छात्रों के हित में है। दरअसल बड़ी लड़ाई की पिच कमंडल और मंडल बनने जा रही है। ऐसे में ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा और अन्य के वोट काफी मायने रखते हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को फोकस करते हुए जो भी बयान देते हैं उसका सीधा मतलब अगली जाति बनाम ओबीसी होता है। अखिलेश यादव लगातार ये मैसेज देपी में ओबीसी लीडरशिप की इज्जत नहीं है। लोग इधर उधर बात कर रहे हैं और गडकरी जी से ताल्लुक रखने वाले वो लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, तो कोई अकेली इनकी बात करनी नहीं है। सब हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारे लोग हैं, कुछ बहुत चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट हैं, लेकिन अभी लगे हुए हैं। तो बात सिर्फ उन्हीं केशव प्रसाद जी को, बात तो उनकी भी करो, जोशी जी की भी बात करो, बात तो राहुल गांधी की, उसकी क्या नाम उनका, वरुण गांधी की बात करो, मेनका गांधी की बात तो सबकी करो, तो तभी बात खुल के सामने आएगी। असंतुष्ट हो सकता है मौर्य जी भी असंतुष्ट हो और वो ये बात कर रहे हो, उछाल रहे हो, तो जब आएंगे मौर्य जी आए तो सही बात निकल के आए, पता चले उनके साथ में कितना सामान आता है, तब देखते हैं। बिल्कुल, बहुत दूर की कौड़ी, बहुत दूर की नजर और बहुत दूरदृष्टा बात की है इस वक्त पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर शाहिद मंसूर साहब ने, कैबिनेट मिनिस्टर शाहिद मंसूर साहब ने, और साफ कर दिया है कि जब कभी भी कोई नया गठबंधन बनेगा, कोई नया सिनेरियो बनेगा, समाजवादी पार्टी उस सिनेरियो में अपनी जो भी उसकी भूमिका होगी उसको ईमानदारी के साथ निर्वहन करेगी। लखनऊ में कैमरा पर्सन जैदी के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर।
बीजेपी भी सपा की मंशा को बेहतर तरीके से समझ रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव के जरिए सपा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बाद में शिवपाल और राजभर के अलग हो जाने से अखिलेश यादव कमजोर हुए हैं। यही नहीं, सपा के बड़बोले नेता आजम खां हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क, गाए बगाए इनके बयानों में न सिर्फ अखिलेश यादव की इमेज को धक्का लगता है, बल्कि सपा को बैकफुट पर भी आना पड़ता है। सपा के कई विधायकों के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया कि सपा को वोट देकर मुस्लिम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं? क्या सपा में टूट की बुनियाद पर जा चुकी है? क्या मुस्लिम विधायकों को सामने कर सपा में टूटन हो सकती है? इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह मौसम में पानी बरसने से पहले उमस बढ़ जाती है, उसी तरीके से राजनीति में नेताओं के पाला बदलने से पहले उनका दम पार्टी में घुटने लगता है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो मौसम है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही कोई बड़ा नया सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। नेताओं के बयान यही कह रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विधायकों को अपने पाले में आने की न्योता दे चुकी हैं, दावत दे रही हैं और ये भी दावा कर रही हैं कि बहुत सारे विधायक एक दूसरे के किस पार्टी में एक्सचेंज हो सकते हैं। राजनीति में बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हो सकता है, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार। हमने यही देखा कि बहुत सारे नेताओं ने पाले बदले और बहुत सारे नेता इधर से उधर हो गए। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का कोई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा? ये रब जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, जमाना है रंगीन, हर शाम के बाद सवेरा है। लखनऊ में हैदर जैदी के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। तो आपने समझा कि किस तरीके से अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप मोदी जी लगाते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश के नेता ये कहते हैं कि वो परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपर्णा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, शिवपाल को नहीं संभाल पाए। एक तरफ परिवारवादी और एक तरफ परिवार गैर परिवारवादी, यानी परिवार का ना ध्यान रखने वाले। ये क्या है मामला? ये मामला किस तरीके से ये चीजें, इनका परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अखिलेश अगर परिवारवाद ना करें तो भी खराब आदमी वो, और परिवारवाद करते हैं तो भाई परिवारवादी हैं, ये कि भाई उनके परिवार के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग राजनीति में हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो परिवारवाद पर भी बात करेंगे। मंथन हमारा जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ये 100 का मसला क्या है? 100 का चक्कर, उत्तर प्रदेश में जो 100 का चक्कर है कि बस अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 100 लेकर आओ, चीफ मिनिस्टर बनो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं बस 100 समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। दोनों के सामने समस्या है कि 100 विधायकों का, ठीक, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भाई केशव जी को वो मुख्यमंत्री बना देंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्टूल दिए थी पिछले 5 साल, अभी भी अखिलेश के मुताबिक वो स्टूल पर ही बैठे हुए हैं, उनको कुर्सी नहीं मिल पाई अभी तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने सारे विधायक अगर समाजवादी पार्टी टूट गए तो क्या करेगी? उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत एक लंबा तगड़ा चौड़ा बहुमत है। खैर, आगे हम मंथन में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार डॉक्टर साहब समय देने के लिए के न्यूज़ के दर्शकों को और के न्यूज़ को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शारदेंदु त्रिवेदी जी, शरद जी जुड़ गए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद शरद जी आपका वक्त देने के लिए। और समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूती के साथ में पक्ष रखने वाले प्रखर प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़े हैं। मनोज जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदगी करने के लिए इंजीनियर जनक प्रकाश जी हमारे साथ हैं। इंजीनियर साहब बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस के प्रवक्ता जयकरण वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। जयकरण जी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। इस मंथन की शुरुआत प्रोफेसर साहब से ही करते हैं। प्रोफेसर साहब एक प्रकांड एजुकेशनिस्ट भी हैं, विद्वान भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वह जानते हैं। वो प्रोफेसर साहब, ये जो 100 का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई कह रहा 100 तुम ले आओ तो हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ऑफर है। और वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई 100 तो हमारे संपर्क में, हम कभी भी तोड़ सकते हैं। उनके अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं बयानों में और केशव जी भी कह रहे हैं। लेकिन केशव जी ने जिस मुलायमियत से कहा, जैसे वो अखिलेश जी और उनमें विधानसभा के अंदर जो सीन हुआ था, उस तरीके का दृश्य बाहर दिखा नहीं। क्या अखिलेश यादव ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 24 के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले ड्राइविंग सीट पर नहीं है? हालांकि ये कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी से बड़ा कौन नेता है, वो पिछड़े हैं। लेकिन मेरा अपना निजी मत है कि नरेंद्र मोदी विकास के पुरुष हो सकते हैं, पिछड़ों का चेहरा मैं नहीं उनको समझता। निश्चित रूप से दुर्गेश जी, योगेंद्र जी, देखिए राजनीति में जैसा हमारे आपके बीच में अक्सर डिस्कशन हुआ है कि परसेप्शन बदलने का और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के संकेतों का एक खेल होता रहता है जी। जो कुछ 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ और जिस प्रकार उसके बाद उन्होंने अपने इस कोalition को मैनेज किया, उससे एक घबराहट तो निश्चित रूप से है ही। ये और बचेगा कि नहीं बचेगा। उस समय के कोalition में जो लोग थे वे भी ये बाहर हैं इतनी जल्दी से, जबकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन वो कोalition चला नहीं पाए, वो कोalition टूट गए। जाहिर है कि अब संकेतों से बात होगी, और संकेत पहला उन्होंने ये दिया है कि वे अभी भी पिछड़ों के अविच्छिन्न नेता हैं, एकमात्र नेता हैं, और उनसे अधिक पिछड़ों का भला कोई कर नहीं सकता। ये दोनों प्रयास दिखाता है मेरे हिसाब से। एक तो ये कि वे अब तक पिछड़ों के नेता कम, यादवों के नेता ज्यादा माने जाते थे जी। इस समस्या से भी उन्हें बाहर आना है कि वे और बड़ी ग्रुप ऑफ जो कोalition है या पिछड़ों का पूरा ग्रुप है, जो पूरा वर्ग है, उसके नेता भी हैं, ऐसा संकेत वो देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने समझबूझकर केशव मौर्य जी की तरफ इशारा किया, जो कि उन जातियों से संबंध रखते हैं जो कि जातियां समाजवादी पार्टी के पास सामान्यतः माना जाता है कि नहीं। तो ये ग्रुप बनाने की एक कवायद के रूप में एक संकेत डालने की कोशिश है, और ये डालने की, ये पानी में कंकड़ डालकर देखते हैं कि क्या होता है, वही वाला संकेत है कि उन्होंने कंकड़ डालकर देखा है, देखें क्या होता है। ये तो 100 का आंकड़ा है, ये तो गंभीर आंकड़ा दोनों तरफ से नहीं है, इसकी कोई खास वजूद नहीं है, सिवाय इसके कि एक आपने जैसा कहा ना, अंक 100 का मतलब यहाँ मुझे तो यह लगता है कि सबसे आसान था ये कहना कि 100 तुम्हारे हमारे पास है, 100 तुम्हारे हमारे पास है, इस पे ज्यादा झंझट नहीं रखेंगे। 48-49 की संख्या कहना भी आसान नहीं होता, और उसकी गिनती होने जाती है कौन 48 है, लेकिन 100 में दोनों की तरफ गिनती कोई नहीं हो रही है। उनके पास भी कौन से 100 है, इनके पास भी कौन से 100 है, इसका पता दोनों को नहीं है। अभी शाहिद मंजूर साहब को हम सुन रहे थे, डॉक्टर साहब वो कह रहे थे माल आने दो फिर देखेंगे क्या करना है उसका। शाहिद मंजूर साहब पूर्व मंत्री को सुन रहे तो कह रहे थे माल आने दो देखते हैं।
तो आपने देखा ना उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका कहना कि लहजा भी यही था कि देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक संकेत डाला है, कंकड़ उछाला है, देखते हैं कि वो कंकड़ जाता है कि नहीं जाता है, वापस तो नहीं आ जाता है। इतना उनको भी अब लग गया है कि कोलिशन पार्टनर्स जा ही चुके हैं जो जाने हैं, अब उन्हें लगता है कि उनके पास जो कुछ है वो बचा रहेगा। ठीक बात है। यही बात इसी को काउंटर करते हुए केशव जी ने कह दिया कि आपके भी हमारे संपर्क में है और ये टूट गए तो आपकी धरातल से जमीन खिसक जाएगी, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये दोनों ने एक दूसरे को संकेत दे दिए हैं। अब आगे का मजा आएगा कि अगले 2 साल तक किस प्रकार इन संकेतों की लड़ाई होती है, क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स तो समाजवादी पार्टी के पास अब बचे नहीं है। अब वो जो ग्रैंड अलायंस बनने की बात खबर रही है, तथा कथित जो 1 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। वो कहाँ तक जाएगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक समस्या उनके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में यदि वो नहीं रहते हैं तो उस कोलिशन में जो ग्रैंड कोलिशन बनने जा रहा है, महाविकास अघाड़ी टाइप की जो रचना होने जा रही है, उसमें भूमिका भी नीचे आ जाएगी, गौड़ हो जाएगी। इसलिए भी संकेत देना आवश्यक है कि वे बड़े नेता हैं, उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है, वे एक साधारण केवल यादव नेता नहीं है। ये संकेत उन्होंने अपने विकास अघाड़ी को भी देने की कोशिश की है। जो ग्रैंड अलायंस बनने की बात चल रही है उसको भी देने की कोशिश की है कि वे उत्तर प्रदेश उन्हीं को संभालने के लिए छोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं आए, कम से कम कांग्रेस तो नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बहुत नपे तुले शब्दों में विश्लेषण किया है। मनोज यादव जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, वो दुष्यंत कुमार का जो शेर है ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, आकाश में कहीं ना कहीं वो छेद होगा जरूर। आप तो मुझे लगता है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पत्थर अखिलेश यादव ने पानी में फेंका, और हम लोग बचपन में जब तालाब किनारे जाया करते थे, जो लोग गांव में रहे हैं, मनोज जी आप भी हो सकता रहे हो गांव में, कि हम लोग एक पत्थर फेंका करते तो फिर उसकी जो एक तरंगे बड़ी दूर तक जाया करती थी, उसको निहारा करते, फिर दूसरा मारा करते थे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव क्या इसी भूमिका में तरंगे देख रहे हैं कि तरंगे कहाँ तक जा रही। और केशव मौर्य का ये जो बड़ा नोटेबल बिंदु हमें लगा, जो उनका रिएक्शन था, जैसे विधानसभा में जब अखिलेश और केशव मौर्य का हुआ तनातनी तो थोड़ा लहजा तल्ख था, लेकिन इसमें बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा लहरा के मौर्य जी ने इसमें रिएक्शन दिया है, बिल्कुल लहरा के, बलखा के जिसको कहते हैं, कुल मिला के बहुत कठोर रिएक्शन नहीं दिया है। ये बड़ा नोट करने वाला बिंदु होगा। मनोज जी देखिए चौहान जी, अगर थोड़ा सा भी कोई समझदार व्यक्ति होगा तो अगर वो मुझे मुख्यमंत्री बना रहा होगा, आपको मुख्यमंत्री बना रहा होगा और एक ऑप्शन दे रहा होगा कि आप 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए, ये बात मैं आपके सवाल के जवाब के रूप में कह रहा हूं, तो उसका लहजा नर्म ही रहेगा, उसका लहजा कठोर नहीं रहेगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात इस पे समाजवादी पार्टी बिल्कुल क्लियर कर चुकी है और लगातार क्लियर हम करते हुए कह भी रहे हैं। पिछड़ों के नेता के रूप में लगातार केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने आप को सामने रख के कहा कि वो पिछड़ों के नेता हैं, और अगर वो अपने को कह रहे होते तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को कोई बहुत दिक्कत होती। अगेंस्ट वो हमारे ऊपर अटैक करके कह रहे हैं कि मतलब ना हम पिछड़ों के नेता हैं, ना हम पिछड़ों के हितकर की कोई बात करते हैं, ना उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से उनके लिए उनके पाले में गेंद एक फेंकी है, और वो भी फुल टॉस है, ना शॉर्ट पिच है, ना यार्कर है, ना फुटप्रिंट पे है, ना बैक फुट पे, कहीं नहीं है, वो सीधे फुल टॉस है। वो जिधर चाहे उधर मार सकते हैं। बहुत धीमी गति से जा रही है गेंद कि आप अगर आपको अपने आप को पिछड़ा बड़ा नेता समझते हैं, पिछड़ों का हितैषी समझते हैं, और ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का भला नहीं किया, तो आपको समाजवादी पार्टी ये मौका दे रही है कि आप 100 विधायक लाइए, पिछड़े ही ले आना और मत लाना, और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी में 100 तो पिछड़े होंगे ही ना, गैर यादव वाले ही ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइए और मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए उत्तर प्रदेश में, और आप पिछड़ों का भला कीजिए। ये बड़े सिंपल सी बात है, लेकिन बीजेपी ने उसका पलटवार इस तरीके से नहीं किया कि उन्होंने पिछड़ों के लिए अब तक क्या किया। अगर दुर्गेन जी में केशव मौर्य जी की जगह होता तो निश्चित तौर पे मैं सरकार के द्वारा पिछड़ों के किए गए कामों की लिस्ट लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और मैं अखिलेश जी को जवाब देता। ठीक बात। ने कोई काम नहीं किया, पिछड़ों के अधिकारों को ठगा गया। कौन थे वो 68,000 शिक्षक भर्ती पिछड़ों के जो
आप महीनों महीनों जाड़ा गर्मी बरसात वो कैसे बैठे रहे बेचारे धरने पे, उन पे लाठियां चली, उन पे औरतों पे उनको अपने सर मुड़वाने पड़े उन्हीं आरक्षण का जिनका लूटा गया आरक्षण। क्या केशव मौर्य जी पिछड़ों की तब याद नहीं आई थी? उनको जवाब देना चाहिए था। क्या केशव मौर्य जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई छात्र बैठ जाता था धरने पे, कोई नौकरी वाला अभ्यर्थी बैठ जाता था, तब तो आप चले जाते थे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बीजेपी की, लेकिन आज आप अपनी सरकार में नहीं गए। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। और उसके उदाहरण समाजवादी पार्टी ने बीजेपी। अच्छा मनोज जी, आप लोग बार बार ये भी कहते हैं कि उन्हें स्टूल मिला। अरे इस बार तो पूरी कुर्सी मिल गई है ना। पिछली बार आप कह रहे थे स्टूल मिला है, आधा स्टूल मिला है, कुर्सी नहीं मिल रही, ये भी कह के आप लोगों ने उनको परेशान किया। नहीं, मैं दुर्गेन जी उसी पे आ रहा हूं। और एक बात मैं बताऊंगा, आप भी मीडिया जगत में हैं और लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का पद छोटा नहीं होता, भले गृह मंत्रालय उसके पास ना हो, बड़ा एक पद होता है, बड़ा एक उसका औरा होता है। क्या उनको स्टूल पे नहीं बैठाला गया? क्या बड़ी रैली में कलराज मिश्रा के द्वारा उनका हाथ नहीं झटका गया? क्या जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो एम्स में एडमिट हुए थे, नहीं हुए थे दिल्ली में? क्या ये बात किसी से पता नहीं है? क्या किसी को मुझे तबीयत खराब हो तो एम्स में ही जाएगा भैया, दवा खाने में थोड़ी जाएगा। अभी और बता रहा हूं कोई एक चीज इतनी मात्र नहीं। जिस तरीके से समय समय पे केशव प्रसाद मौर्य जी की नेम प्लेट उखाड़ के योगी जी ने फेंकी, एक ऑफिस में ही तो गए थे। अरे कह देते केशव मौर्य जी आपको ऑफिस, मौर्य जी ने कभी नहीं कहा, आप लोगों को सब पता रहता है। नहीं, हमें ये बात देखिए पता इसलिए है क्योंकि लाइव चल रहा था मुख्यमंत्री जी का, लाइव टीवी पे चल रहे थे मुख्यमंत्री जी पंचम तल कैसे एक एक तल से पंचम तल तक पहुंचे थे और क्या क्या उन्होंने किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को कोई दुस्वप्न तो आता नहीं कि रात को सपना आ गया और हमको ये बातें कर ले। तो मेरा मोटा और हमारा समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि केशव मौर्य जी बहुत बड़े पिछड़ों के नेता, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो कम से तो कुछ हो जाए पिछड़ों का, क्या भला हुआ? योगी जी बता दें, केशव जी बता दें। और अब तक जितनी बार उनका अपमान हुआ, क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने उनका प्रोटेक्शन किया? क्या स्वतंत्र देव सिंह ने उनका प्रोटेक्शन किया? क्या सबसे बड़े नेता पिछड़ों के देश के प्रधानमंत्री ने उनका प्रोटेक्शन किया? क्या उन नेताओं को कोई पनिशमेंट दिया? अगर दिया हो तो मेरी बात का खंडन कर दीजिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से माफी मांगूंगा कि देखिए भाई हम गलत हो गए। आपका अपमान होगा और आप पिछड़ों के रहनुमा बने हैं तो समाजवादी पार्टी आपको ऑफर भी देगी, और अगर आपका कहीं सम्मान बनता होगा तो उस सम्मान को बनाने का भी काम करेगी। मनोज जी, विधानसभा में योगी जी खड़े हुए थे, जब अखिलेश जी ने उन्हें झिड़का था तो योगी जी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई, केशव जी के पक्ष में योगी जी खड़े हो तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक आचरण नहीं है। वो दृश्य आपने भी देखा, हमने भी देखा, और अखिलेश जी ने उसको रियलाइज भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या मसला है, ये 100 मेरे 100 तेरे, और अभी मनोज यादव ने बहुत सारी बातें कह दी। ये कह रहे हैं कि भाई अगर पिछड़ों के काम किए होते तो जाहिर सी बात है हम लिस्ट लेकर बैठते और कहते अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों की हितैषी है, अखिलेश यादव केवल यादवों के नेता हैं, वो प्रूव करते, लेकिन केवल जबानी जमा खर्च हुआ। देखिए, एक कहावत है कि हमको अपनी खबर नहीं यारों तुम जमाने की बात करते हो। तो जिस पार्टी के खुद का भरोसा नहीं है, अभी जैसे दीक्षित जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं उनसे थोड़ा भिन्न मत रखता हूं कि ये यादवों की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। जैसे आपने देखा कि 2014 के चुनाव में ये किसी यादव का भला नहीं हुआ था, सिर्फ परिवार जीता था और पूरी पार्टी हार गई थी। 2014 में सिर्फ 5 लोग जीते थे और 5 परिवार के थे, तो पूरी पार्टी हार गई, सिर्फ परिवार जीत गया था। तो ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। हमारे यादव भाई जो हैं वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनसे ज्यादा पूज्य कोई नहीं है। इन्होंने उनका भी भला नहीं किया, ये सिर्फ एक परिवार का भला किया है। और दूसरी चीज की ये वो पार्टी कह रही है हम तुम्हें बना देंगे मुख्यमंत्री, जो खुद 2 बार से मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अभी ये दिल्ली में आए, ये प्रधानमंत्री बना रहे थे नीतीश कुमार जी को, जो बेचारे अभी 5 बार जब केसीआर साहब आए थे पटना, तो 5 बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए उठे और 5 बार केसीआर जी ने उनको बैठा दिया। उसके बाद जब वो दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री बना देंगे, जो बेचारे 16 साल में कभी मुख्यमंत्री अपने बूते पे नहीं बने। और ये जो अगड़े पिछड़ों की जो नेतागिरी है, इसकी नेतागिरी का समय लद चुका है।
ये जब सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोग सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। हम लोगों ने जो काम किया है, दिल्ली की आबादी से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए हैं। और ये तो खैर आपको मानना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन ये शौचालय जो हैं वो सवर्णों के लिए नहीं बने होंगे। जो शौचालय बने हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 43 लाख मकान बनाए गए, ये जियो टैग्ड है, इनको आप ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,60,00,000 हम लोगों ने बिजली और गैस के कनेक्शन दिए हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये कोई अगड़े पिछड़े ये सोच या देख के नहीं दिए थे। जो डेवलपमेंट हुआ था वो अगड़े पिछड़ों का नहीं हुआ था, ये प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ था। हम लोग राष्ट्र नीति करते हैं, प्रदेश नीति करते हैं। तो ये जो पुराना जो डायनासोर वाली जो जमाने की बात कर रहे हैं कि नहीं जी अगड़े थे और आपको हम पिछड़ा कर देंगे, उनको पिछड़े थे तो हम उनको अगड़ा कर देंगे। और जैसे आपने खुद ही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही ओबीसी हैं, और अभी 5 साल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो ओबीसी थे, और 80 में से 55 जिला अध्यक्ष जो हैं वो 57 जिला अध्यक्ष हमारे आज भी ओबीसी हैं। ये बताने की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है शरद जी? इसको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन ये जो अगड़े पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये हम अगड़े पिछड़ों की राजनीति नहीं करते हैं। गुजरात में 168 यहूदी धर्म के लोगों को हम लोगों ने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, जिनके बूते पे आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ठीक बात है। ये हम चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारी धारणा है, ये हमारी सोच है, और हम इसी पे काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं कि नहीं हम इनको मतलब जो खुद नहीं शरद जी बिल्कुल आपकी बात है, बड़ी मजबूती के साथ में आपने रखी। एक प्रश्न आपसे मेरा है, और मैं बहुत छोटा सा 20 सेकंड में चाहता हूं, फिर जयकरण वर्मा जी और इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करना बहुत आवश्यक है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये परिवारवादी हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये परिवार के भी नहीं हुए। ये कंट्राडिक्शन क्या है भाई, ये समझाइए आप हमको। कहते हैं अपर्णा के नहीं हुए, शिवपाल के नहीं हुए, रामगोपाल के नहीं हुए, पता नहीं किसके किसके नहीं हुए, उतने नाम भी हमें याद नहीं है। और एक तरफ कहते हैं परिवारवादी, तो ये अखिलेश खुद भूल गए कि हम हैं क्या? ये स्वार्थवादी हैं, कोई परिवारवाद ये और जो इनका जो प्रधानमंत्री जी भी उन पर परिवारवादी होकर आरोप लगाते हैं और उनको अटैक करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में परिवार की राजनीति है। अखिलेश यादव का ही पूरा परिवार है, मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार है, लेकिन मैंने भी यही कहा कि साहब पूरा खानदान। तो आज से आप स्वार्थवादी कहिए ना, फिर क्यों परिवारवादी कहते हैं? बहू भी है केंद्र में, लोकसभा में चाचा भी हैं, भतीजे भी हैं, मौसा भी हैं, फूफा भी हैं, सब पूरा खानदान वहां पर है। चाचा बहू सबको किनारे किया ना, तो तब भी आप कह रहे हैं कि ना अपने परिवार के नहीं हुए, प्रदेश के क्या होंगे, विधायकों के क्या होंगे? ये मसला जरा स्पष्ट कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं, ये खुद समझे, ये तो इनको समझने की जरूरत है ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी ये लगता है कि परिवारवादी हैं, कभी ये लगता परिवारवादी नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं क्या स्वार्थवादी हैं? मनोज यादव 20 सेकंड में रिएक्शन, फिर जयकरण वर्मा के पास चलेंगे। 20 सेकंड में रिएक्शन कि भाई ये कह रहे हैं कि अब ये लोग खुद तय करें क्या है ये। मनोज यादव नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी को जवाबदेही देने में रियल में बड़ी मुश्किलात आती हैं। आप ही ने भी कई बार इस बात को कहा, अगर हम किसी को न लड़ाएं, विधानसभा का टिकट न दें, तब भी हम पे आरोप लगता है कि कोई इनकी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, कोई अलग चला गया। और अगर हम किसी को टिकट दे दें तो प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी का प्रधान पद तक का प्रत्याशी जो है वो परिवारवाद की दुहाई देता है, दोनों हाथ उठा उठा के। तो ये बड़ा मतलब इनको खुद डिसाइड करने दीजिए कि है क्या, करना क्या है इनको। लेकिन हम एक बात स्पष्ट जानते हैं, एक लाइन दुर्गेश जी, एक लाइन देखिए, जब हम लोकतंत्र में जनता के बीच जाते हैं चुनाव लड़ने, तो चाहे हम परिवार के 5 लोग लड़े और चाहे एक लड़े और चाहे एक भी न लड़े, ये जनता तय करेगी कि लोकसभा विधानसभा में कौन जाएगा। कोई भी चुनाव लड़े वो जनता तय करे। ठीक बात। जयकरण जी, आपकी पार्टी बहुत बड़ी परिवारवादी है, बीजेपी के एक जैसा अभी मनोज यादव ने कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कहता है कि भैया सबसे बड़े परिवारवादी आप लोग भी हैं, बहुत बड़े डायनास्ट हैं। मुझे लगता है कि ब्रिटेन के परिवार के बाद आप के परिवार का नंबर आता होगा डायनास्ट में। अब ये बीजेपी कहती है लगातार। तो आपके पास तो जाति आधार भी नहीं है। चलो समाजवादी पार्टी करे कि भाई पिछड़े को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, आपके पास तो इस तरह कोई ऑफर देने का भी नहीं है। तो आप लोगों के उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक स्थिति है
और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 24 को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये परिवारवाद वाला जो मसला है इसको कैसे काउंटर करेंगे भाई? ये तो बड़ा गंभीर मामला है। दुर्गेन जी, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि मेरे नाम के आगे से प्रवक्ता हटा करके नेता लिखने की कृपा करेंगे, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं, नेता के तौर में। जयकरण जी को नेता लिखा जाए भाई। दूसरा, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी परिवारवाद पर हमेशा हमला करने का काम करते हैं, क्या देवेंद्र जी इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम आप तो आम इंसान हैं, हमारे भगवान का, चाहे भगवान राम का नाम हो, चाहे भगवान शंकर का नाम हो, चाहे भगवान कृष्ण का नाम हो, इनके भी परिवार वालों की चर्चा रही है, पूजा भी होती है। तो क्या मोदी जी भगवान राम के परिवार से नफरत करते हैं? क्या भगवान शंकर के परिवार से नफरत करते हैं? क्या कृष्ण भगवान के परिवार से नफरत करते हैं? ये परिवार शब्द कह करके ये कौन सी बात करना चाहते हैं? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि मोदी जी अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, अगड़े पिछड़े पर हमेशा प्रहार करते हैं। दुर्गेन जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का जो शुरुआती राजनीति है वो केशु भाई पटेल जी से उनकी सीधी दुश्मनी हुई, और केशु भाई पटेल जी को उनके आगे उनको लगा कि जब तक केशु भाई पटेल जिंदा रहेंगे, राजनीति में स्थापित रहेंगे, तब तक मोदी पनप नहीं पाएंगे। उसी के कारण आज वो केशु भाई पटेल तो गुजरात के रहे, लेकिन उसके कारण उमा भारती को भी झेलना पड़ा, कल्याण सिंह को भी आज वो दिन दिखाना पड़ा, विनय कटियार जैसे लोगों को उन्होंने किनारे करने का काम किया, नीतीश कुमार जैसे लोगों को उन्होंने किनारे करने का काम किया। दुर्गेन जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात को बताना चाहूंगा। आपने जिस बात पर हमारी डिबेट हो रही है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी सपा और कई साथी ने कहने का काम किया कि अखिलेश यादव ने जो केशव प्रसाद जी को निमंत्रण देने का काम किया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मेरा प्रश्न है समाजवादी पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, कि जिस पिच पर जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार तोड़ने और बनाने का काम कर रही है, क्या अखिलेश यादव उसी रास्ते पर जा रहे हैं? क्या जब अखिलेश यादव जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य संघ के रीत नीति से बंधे हुए हैं, उसकी व्यवस्था से मनोज जी आ रहे हैं, वर्मा जी को कहने दीजिए, मैं आ रहा हूं मनोज जी अपने पास ला करके क्या संघ की विचारधारा को अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं? अच्छा तो ये होता दुर्गेन जी कि आज अखिलेश यादव उनको न्योता न दे करके जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मजबूत विपक्ष के रूप में बिठाने का काम किया है, वो जनता की आवाज को बुलंद करते, जिससे आज पिछड़ों की बात हो रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने, देश के नेता बने, सब समाज के नेता बन गए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज यादव के नेता कहलाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए भी दुख की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी दुख की बात है। मैं ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विपक्ष में उनको बैठने का मजबूत मौका मिला है, माननीय अखिलेश यादव जी, आपके पास संख्या है, विधायक है, आपको इधर उधर की बात न करके जनता के हक हकों की लड़ाई लड़ेंगे तो जनता के लिए आपका संदेश भी अच्छा होगा, और मोदी ही नहीं संघ को भी आप टक्कर देने में कामयाब होंगे। उनके जाल में फंसने का काम ना करें, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करें, ऐसा मेरा कहना। ठीक बात। मनोज जी, भाई अखिलेश जी जाल में फंस रहे हैं, कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि भाई जाल में फंस रहे हैं, आप उन्हीं की पिच पर जाके खेल रहे हैं, और जो काम वो कर जिसको लेकर आप उन्हें निशाने पर रखते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकारें तोड़ रही है, तो आपका इशारा भी उसी ओर है। देखिए, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम करती है, बीजेपी खरीद फरोख्त करने का काम करती है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही वो मीडिया में कही, ना तो बिहाइंड द कोई दीवार के पीछे कही है, ना अंडर द टेबल कोई इस तरह की बात हुई है, ऑन एयर बात कही है। पूरी दुनिया और विश्व ने सुना है उस बात को कि अगर उनको लगता है कि वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, हितैषी हैं, पिछड़ों के लिए काम नहीं कर पाए, तो समाजवादी पार्टी उनको मौका दे रही। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक ऑफर है, विशुद्ध रूप से, मतलब इसमें किसी तरीके का
किंतु परंतु और किसी आरएसएस और बीजेपी से मतलब नहीं है, क्योंकि वो ये कभी नहीं कहते हैं कि वो आरएसएस या बीजेपी, वो सबसे पहले कहते हैं कि वो पिछड़ों के बड़े नेता। और केशव प्रसाद मौर्य जी की इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी दे रही है, और हमारे जयकिरण वर्मा जी भी पिछड़ों जात से ही आते हैं। और हर उस व्यक्ति का, अगर अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मुझे कोई पिछड़ा कहे, रियल में दुर्गेन जी मैं बता रहा हूं, मैं भी पिछड़ा हूं, मैं क्यों पिछड़ा कोई क्यों कहे भाई, जो कुछ करना है कर दो, खत्म करो, ये अगड़ा पिछड़ा नहीं चलना चाहिए। मैं कहां से पिछड़ा हूं, लेकिन अगर हक देना बचा है, लोगों के लिए काम करना बचा है, और दुर्भाग्य तो तब हो गया जब देश का 8 साल लगातार प्रधानमंत्री पिछड़ा रहा और पिछड़ा हाय दैया कह रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा। ठीक बात, ये बात सोचनी पड़ेगी बीजेपी को। मनोज जी, ठीक बात, आपकी बात आ गई। इंजीनियर साहब को जोड़ते हैं माफी के साथ में, बहुत बाद में इंजीनियर साहब की बात आ पा रही है। जनक प्रकाश जी, ये जो अगड़ा पिछड़ा मनोज जी ने कह दिया, खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, कह रहे बंद करो भाई ये सब, एक बार दे के छुट्टी करो और ये अगड़ा पिछड़ा का झंझट खत्म करो, अब इसी मंडल का मंडल इसी के इर्द गिर्द राजनीति करते रहो, कुछ और बात भी करोगे? मान्यवर, मैं तिरंगा शाखा प्रमुख हूं और माननीय संजय सिंह जी ने ये तिरंगा शाखा शुरू करी थी, तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे को तिरंगा शाखा प्रमुख के रूप में इंट्रोड्यूस करा जाए तो अच्छा रहेगा। और मेरा नाम जनक प्रसाद है, इसको थोड़ा सा संशोधित कर लेते हैं माफी के साथ में, जनक प्रसाद जी, और संशोधित कर दिया जाए जी। हाँ, तो अब चूंकि आपने पहले आप नेता लिख दिया है, और क्योंकि माननीय संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी की हम लोग नीति से प्रभावित हैं, और जो जिस रास्ते पर राष्ट्र जा रहा है, इस तोड़ फोड़ की राजनीति आपके संविधान को क्षतिग्रस्त करता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी एक आइडियोलॉजी को वोट करके संसद या विधानसभा में भेजता है, लेकिन देखते हैं कि उसको तोड़ के पैसे की खरीद फरोख्त करके उसको लालच देके, ये लालच देना भी, पद की लालच देना भी, ये भी एक राष्ट्रद्रोह का काम है। मेरे मानने में ये है। तिरंगा शाखा जो है संविधान की और राष्ट्र हित की बात, अरविंद जी ने जो अभी नारा दिया है कि राष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे, इन सभी बातों को सिरे से नकारती है कि तोड़ फोड़ की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। संविधान और राष्ट्र की बात होनी चाहिए, जिससे देश नंबर 1 बन सके। वो तभी बनेगा जब आपके एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और मुफ्त एजुकेशन मिलेगा, जैसा माननीय अरविंद जी ने दिल्ली में और अभी जो आपका नया हमारा जो प्रदेश बना है पंजाब, इसमें भी स्थापित कर रहे हैं। और इसको लेके हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, और तिरंगा शाखा राष्ट्र हित की बात करती है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। जात धर्म में एक चौपाई का मैं जिक्र कर देता हूं कि जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर को हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। स्टूल की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा राष्ट्र हमने बना दिया, आज पिछड़ा स्टूल पे बैठ रहा कर रहे हैं। अरे बाबा साहब संविधान की जो बात करी, उन्होंने कुर्सी पूर्ण देने के लिए, ये भाजपा के लोग हैं जो जात धर्म के नाम पर देश समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आपकी नौकरियों में भी ये कर रहे हैं। ये दुखद बात है। इसको हम सब पत्रकार बंधु, हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, और राष्ट्र को मैं बता रहा हूं कि सबको आके इस राष्ट्र को बनाना पड़ेगा। हमारी जीडीपी कहां चली गई सर? ठीक बात, जीडीपी पर चर्चा कभी और कर लेंगे, क्योंकि मंथन का वक्त लगभग समाप्त हो रहा है। तो फाइनल कमेंट के लिए प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जो चर्चा हुई कि भाई अगड़ा पिछड़ा, मनोज यादव जी ने भी कहा कि इसको फाइनल करो, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये आया कि भाई वो इसकी राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करते हैं। उन्होंने शौचालय बनाया वो सब, तो उसमें कोई ये नहीं देखा कि अगड़े का शौचालय के पिछड़े का क्या वो कर रहे हैं। जयकिरण वर्मा जी ने भी कहा कि भाई अखिलेश यादव को अगर कुछ करना था तो वो संघ और बीजेपी की पिच पर क्यों खेल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बातें चाहे जो कोई जो भी करे, लेकिन राजनीति तो वहीं आके टिक जाती है ना कि भाई पिछड़े का कितने % वोट मिला या मिलेगा, और अगड़े तो मुझे लगता कहीं है ये नहीं है। मान्यवर, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, शौचालय की बार बार बात करते हैं लोग। शौचालय एक बार सर्वे करा लीजिए कि कितने एक गांव में कितने शौचालय संचालित चल रहे हैं, उसकी ईंट भी नहीं बची होगी। मैं गांव से मैं बिलोंग करता हूं सर जी, उसकी ईंट भी नहीं बची है। शौचालय की स्थिति क्या है? अगर 100 शौचालय एक गांव में बने हैं
तो मैं गारंटी करता हूं जिसमें 70% चलिए शौचालयों पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ये अलग विषय है एक। आज फाइनल कमेंट के लिए जा रहे हैं प्रोफेसर साहब के पास। निवेदन प्रोफेसर साहब के शीघ्र समाप्त करिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना समझ रहे हैं उससे जल्दी शीघ्र मैं कर दूंगा समाप्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज कुल मिला के जब चुनावी बयार बहती है तो ये बहुत सारे इश्यूज इस तरह के उभरते हैं। ये जिसको कहते हैं ना डस्ट सेटल करना, हवा में धूल उड़ी हुई है, कहीं नहीं सेटल होनी चाहिए। हिंदुस्तान के चुनावों में जाति एक रोल अदा करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि वो जाति ही रोल अदा करती हो, इसको कोई स्वीकार भी नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये प्रयास जरूर हर आदमी करता है कि जातीय समीकरण के आधार पर कैंडिडेट्स का चयन हो, लेकिन अगर आप पूरे चुनाव का एनालिसिस करें, हमने बहुत एनालिसिस की है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि एक जाति विशेष के कारण ही एक जाति विशेष का व्यक्ति जीत सकता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जाति एक सच्चाई इस देश की है, इस प्रदेश की है, और इस चुनावों में उसका उनकी एक भूमिका होती है। और उसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर एक प्रयोग माननीय अखिलेश जी ने किया है और एक उत्तर केशव जी ने दिया है, और अभी बाकी सब लोग इस फील्ड में कूदेंगे। अखाड़ा है, इसमें सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इशू सेटल करने के लिए एक नैरेटिव बिल्डअप करना होता है। मैं एकेडमिक लैंग्वेज में बात करता हूँ। भाजपा ने एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव बिल्ड किया है पिछले 10 सालों में, और उस स्ट्रांग नैरेटिव में के खिलाफ जाने की कोशिश बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, लेकिन अब तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि काउंटर नैरेटिव बिल्डअप नहीं हुआ है। जी, मैं इस बात को आपके सामने सच्चाई से कहता हूं कि जब इन्होंने हिंदू की पॉलिटिक्स खेली है तो सेक्युलर पॉलिटिक्स क्यों नहीं खेल पाए बाकी दल? तो आखिरकार काउंटर नैरेटिव क्या है आपके पास? अगर काउंटर नैरेटिव नहीं है तो लोग क्यों कन्विंस होंगे आपसे कि आप उसका उत्तर है? आप कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा कहाँ गलती करे तब हमारा कुछ नंबर बनेगा, लेकिन हम भाजपा को गलती करने पर इसलिए विवश करें कि उसके पास काउंटर नैरेटिव है, और वो काउंटर नैरेटिव देश हित में है, ये लोगों को समझा पाएंगे तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, या हो सकता है सत्ता पक्ष की भूमिका भी उन्हें मिल सके। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता है कि नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव की लड़ाई में विपक्ष के पास कोई काउंटर नैरेटिव ऐसी कोई चीज हो गई है। वे अभी भी जातीय समीकरणों में उलझे रहेंगे। जाहिर है सत्ता पक्ष की पार्टियों के पास ये सामर्थ्य होता है कि वे आपके काउंटर नैरेटिव को खत्म कर सके या उन जातियों को संतुष्ट कर सके जो तथाकथित रूप से आपसे अलग होने वाली होंगी। इसलिए अभी की तारीख में इस पूरे बयान को मैं उसी संदर्भ में लूंगा जैसा हम लोगों ने प्रारंभ में कहा कि उन्होंने एक तबीयत से कंकड़ उछाला है, अब उसको डूबते हुए देख रहे हैं, उसकी लहरों को गिन रहे हैं। देखते हैं वो कहाँ तक जाती है, किनारे तक पहुंचती भी है या बीच से तालाब में ही समाप्त हो जाती हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यही एक मेरा आकलन है। बहुत धन्यवाद। अंतिम टिप्पणी के लिए बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बहुत सेकंड में, क्योंकि हम बस समाप्त कर रहे हैं। बस प्लीज म्यूट अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं है। जयकरण जी अनम्यूट करिए प्लीज। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे बड़े नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं कहती, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए चौहान साहब, चाहे वो अपना विकास राजभर हो या तमाम वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं और हर किसी को मुख्यमंत्री बनाने का लालच देते हैं। अभी आपने देखा राजभवन के सामने बिसरैया हाल में कोई ऐसी जात नहीं बची जिसका इन्होंने जातवार सम्मेलन न कराने का काम किया हो। मेरा इतना कहना है कि आपके माध्यम से कि इस प्रदेश और देश में जात देख करके जात को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, होना भी नहीं चाहिए। मैं एक सुन ले, होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश और देश में जात देख करके ही गाली दी जाती है, जात देख करके ही लोगों को घोड़े पर नहीं बैठने दी जाती है, जात देख करके ही उसके कैसा व्यवहार करना है ये भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो जातवाद भी होनी चाहिए। आ गई जयकरण भाई, आ गई बात। मनोज जी बहुत जल्दी में फिर फाइनल कमेंट लेंगे बीजेपी से। दो लाइन कहूंगा, और वो ये कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने इस चैनल पे पिछड़ों, दलितों, मजदूरों, किसानों के लिए बात कही, उनके अधिकारों के लिए टॉयलेट पे शुरू हुए और टॉयलेट पे खत्म हो गए, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 8 साल की डबल इंजन की मजबूत सरकार के बाद आप पिछड़ों को टॉयलेट दे पाए,
दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसी गति से शरद जी फाइनल इस स्पीड से चलेंगे शरद जी समाप्त करिए। शरद जी जवाब दीजिए और समाप्त करिए। नहीं हो पाएगा। मनोज भाई शरद जी की बात आने दीजिए, बोलिए शरद जी। देखिए, ये अपने मतलब की बात समझ गए, लेकिन हम लोगों ने 43 लाख मकान और 1 करोड़ 60 लाख बिजली और गैस के कनेक्शन भी दिए हैं। कितने प्रमुख सचिव बने? हमने टॉयलेट ही नहीं, टॉयलेट कैबिनेट मंत्री बेहतरीन बनाए से ज्यादा उत्तर प्रदेश में। कितने वकीलों को आपने हाईकोर्ट में नियुक्त किया? कितने लोगों को आपने राज्य मंत्री बनाया पिछड़ों को? इसकी चलिए ये बहस बहुत लंबी खिंचेगी। बताइए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर जनक प्रसाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और जयकरण वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मंथन में बहुत अच्छे मोड में बहुत अच्छी बातचीत हुई और कम से कम चिंता तो हुई। पिछड़े अगड़े सभी इसी समाज का अंग हैं, लेकिन जो प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी ने कहा कि भाई अभी भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर जातियों की राजनीति हावी है और आगे भी इसे जो जातियों की राजनीति का मसला है ये अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दल ऊपर से चोला ओढ़े रहते हैं कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करते। उनके नेता और प्रवक्ता बीच बीच में कहते रहते हैं, बीच बीच में ये एक तरीके से संपुट बोलते रहते हैं कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, लेकिन घूम फिर कर उनका आचार व्यवहार योजनाएं काम राजनीतिक योजनाएं वो योजनाएं नहीं। क्योंकि मनोज यादव ने सवाल उठाया कि भाई आपने कितने प्रमुख सचिव बनाए, कितने वकील बनाए, पिछड़े बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जो राजनीति है वो पिछड़ों के इर्द गिर्द ही उसका ताना बाना बुना जाता है। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो हरियाणा के रोहतक से आई है। 102 वर्ष के एक बुजुर्ग का जज्बा देखिए। यहां अगर आप कहीं किसी दफ्तर में जाएं तो एक बार आपको कोई अगर मना कर देगा तो आप दूसरी बार जाने में सोचेंगे, तीसरी बार जाने में सोचेंगे और फिर थक हार कर घर बैठ जाएंगे और कहेंगे, अपने भाग्य को कोसेंगे या सिस्टम को कोसेंगे कि भाई अब मेरे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन इन 102 वर्ष के नौजवान मैं कहूंगा इनको, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हरियाणा के ताऊ हैं। इन्होंने अपने आप को जब ये खुद को साबित करने के लिए, जिंदा साबित करने के लिए कई बार ये चक्कर लगाते रहे, जब इनकी कोई बात नहीं सुनी, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये जिंदा हैं, तो उन्होंने खुद को जिंदा साबित करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और उन्होंने एक बारात निकाल दी। इनका नाम है दुली चंद। रथ में सवार होकर बैंड बाजे के साथ में इन्होंने बारात निकाली और इस बारात को लेकर सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के पास पहुंचे। ये रोहतक जिले के गांधरा गांव के निवासी हैं और अंततः प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लिखकर देना पड़ा कि ये जीवित हैं। तो आप देख लीजिए, ये भारत में ही हो सकता है कि भाई किसी एक जीवित व्यक्ति को ये साबित करने के लिए बारात निकालनी पड़ रही है, ये कहो जुलूस निकालना पड़ रहा है। शुद्ध उत्तर प्रदेश बिहार की भाषा में, यह देशज जो अवधि में कहा जाता है कि उन्होंने अपना ही जुलूस निकाला और जुलूस लेकर वो निकल पड़े और स्लोगन दिया कि थारा फूफा जिंदा है। देखिए, प्रेरणा लीजिए, महसूस कीजिए कि 102 साल के व्यक्ति अगर इतनी जद्दोजहद कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो हम आप क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।